हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक कॉमन मेडिकल इमरजेंसी के बारे में। जैसे आपने देखा, जैसे एक पेशेंट आया आपके पास और उसने कहा उसको शुगर की प्रॉब्लम है। आपने तुरंत उसका शुगर चेक किया तो आया 600। सबसे पहले आपको पता चला कि मरीज जो है हाइपर ग्लाइसीमिया हो रखा है मरीज को। तो आप उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, और अगर डायबिटीज़ है तो कितने सालों से है, और वो क्या दवा ले रहा है, कहीं वो इंसुलिन पर तो नहीं है, और आज उन्होंने गोली खाई कि नहीं खाई, और अगर वो इंसुलिन पे है तो आज उसने इंसुलिन लगाई या नहीं लगाई, कहीं उसकी इंसुलिन आज मिस तो नहीं हो गई। ये सब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसी समय आपको ये भी लगेगा कि कहीं मरीज को DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई उसकी इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ने से, यानी कि उसके यूरिन में कीटोन तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप उसके यूरिन को भेजेंगे कोई कीटोन की जांच होने के लिए। उसके साथ ही साथ आप 10 मिनट के अंदर ही अंदर मरीज को रिंगर लैक्टेट पर भी लगाएंगे, या फिर NS धीरे से लगा देंगे, ताकि अगर IV एक्सेस अगर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं लगाने के बाद कि कई बार कई मिस्टेक हो जाती है कि गलती से शुगर ज़्यादा आ जाती है। कैसे ज़्यादा आ जाती है कि जैसे पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो रखा है तो बॉडी में फ्लूइड कम है, जिसकी वजह से शुगर जो है ज़्यादा दिख रही है। तो इसलिए आप इतनी ज़्यादा बढ़ के दिख रही है, इसलिए आप उसको IV या RL या NS लगा देंगे ताकि उसका फ्लूइड मेंटेन हो जाए बॉडी का, और तब शुगर चेक करेंगे। अगर तब भी उसकी शुगर उतनी ही बताएगी तब आप उसको, तो आप क्या करोगे कि उसको एक तरफ से उसका तो आपने इंसुलिन चढ़ाई और शुगर चेक किया, दूसरी तरफ से आपने एक और शुगर चेक कर लेना है। तो आपको समझ में आएगा कि दोनों रीडिंग जो है एकदम बराबर हो रही है। यानी आपने पहले उसका शुगर चेक किया तो आया आपको 600, फिर उसके बाद फिर से आपने शुगर ये रिंगर लैक्टेट या NS चढ़ा करके फिर से शुगर चेक किया, तब भी उतना आया। साथ ही साथ आप उससे कुछ लक्षण पूछोगे हाइपरग्लाइसीमिया के जो लक्षण होते हैं, तो वो बताएगा कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ गई है, वज़न कम हो रहा है, लगातार वज़न कम होता आ गया उसका, और पेशाब उसको बार बार जाना पड़ रहा है। ये सब सिम्टम्स वो बताएगा, तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, उसको शुगर जो है पहले से है। फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो 2 तरीके से आप मैनेज कर सकते हो शुगर को। एक तो होगा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगा करके मैनेज करेंगे आप, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से मैनेज करोगे, तीसरा एक और तरीका होता है आप प्री मिक्स इंसुलिन से मैनेज कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग और शॉर्ट को दोनों को मिक्स कर दें। तो बेस्ट होगा आपके लिए कि आप उसको शॉर्ट एक्टिंग लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। कैसे लगाएंगे? किसी को भी इंसुलिन लगाने के 3 रूट होते हैं, एक तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। तो तीनों रूट में फ़र्क क्या है? इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस लगभग एक ही होंगे, लेकिन IV जो है और सबक्यूटेनियस में अंतर है। क्या अंतर है? जब इमरजेंसी होती है तब IV इंसुलिन देते हैं। जैसे क्या होता है, ब्लड जो है मिनटों में, सेकेंडों में बॉडी में पहुंच जाता है, और IM और सबक्यूटेनियस में क्या होता है, घंटों लगते हैं, मतलब 1 घंटे तो लग ही जाते हैं इंसुलिन को पहुंचने में। ऐसे में 2 तरीके से आप डील करेंगे। ये कर सकते हैं कि आप, जैसे अगर आपके पास ICU का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप नहीं है, तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ऐसे में आप क्या करेंगे, रेगुलर 4-4 यूनिट आप पेशेंट को इंसुलिन TDS यानी कि दिन में 3 बार 4-4 घंटे के अंतराल में, आप 4-5 घंटे के अंतराल में उसको दे सकते हैं। और फिर उसके बाद 4 घंटे इंसुलिन देने के बाद आप उसका रीचेक करेंगे इंसुलिन, और रीचेक करने के बाद जब तक 200 नहीं आ जाती तब तक आप उसको हर 4 घंटे 5 घंटे बाद इंसुलिन, और जब तक 200 नहीं आ जाता तो फिर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। ये एक तरीका हो गया इमरजेंसी डील करने का। दूसरा तरीका होगा कि आप 50 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लोगे और उसे 50 यूनिट नॉर्मल सैलाइन में घोल लोगे, और सिरिंज में इन्फ्यूज़न पंप बना करके उसको मतलब स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? 2 ml या 3 ml पे लगाओगे। तो ये 2 ml या 3 ml क्या मतलब है? जैसे आपने 50 यूनिट को 45 में मिलाया, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आप 50 ml वॉल्यूम का आपने बना लिया पूरा अपना इंसुलिन और NS को मिक्स करके, आपने 50 ml NS लिया और 50 यूनिट इंसुलिन ली, दोनों को मिक्स किया। तो अब जो आप पेशेंट को देंगे वो प्रति यूनिट
1 ml में 1 यूनिट इंसुलिन पेशेंट के अंदर जाएगी। तो आपने ऐसा एक सोल्यूशन बना लिया। तो अगर मान लो कि मरीज जो है इंसुलिन पर था और उसने इंसुलिन मिस कर दी, तो मोटा मोटा आप पूछ लोगे पेशेंट से कि कहीं आप इंसुलिन लेते थे कि नहीं सुबह, और दूसरा अगर कैसे लेते थे तो ये पूछोगे। तो सुबह नाश्ते के बाद अगर उसने बताया कि 12 यूनिट उसने लगाई और रात में खाने के बाद उसने 20 यूनिट लगाई थी, तो कितनी हो गई टोटल? 32 यूनिट हो गई। तो क्या पता चला कि पेशेंट जो है पूरा 32 यूनिट पर था, यानी 24 घंटे में अगर हम उसको 2 ml पर आवर दे रहे हैं तो 24 घंटे में 48 यूनिट उसके अंदर जाने वाली है, यानी 2 यूनिट पर आवर जा रही है। इसका यही मतलब है कि कैसे जैसे 1.5 यूनिट अगर आपने दोगे तो कुल आप उसके अंदर 35 यूनिट आप पहुंचा दोगे। और चूँकि शुगर ज़्यादा है तो आप 2 ml से भी चांस ले सकते हो। तो 4-4 या 5-5 घंटे में आप चेक करते रहेंगे जब तक शुगर नॉर्मल ना हो जाए। खाली पेट 70 से 100 होनी चाहिए शुगर जो नॉर्मल होती है, और पेट भरा हुआ हो तो 150 तक शुगर जो है वो नॉर्मल होती है। जब ड्रिप चल रहा हो तो उसकी फास्टिंग शुगर वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, क्योंकि थोड़ी देर में हम क्या कर रहे होते हैं, ड्रिप दे रहे होते हैं, इंजेक्शन दे रहे होते हैं, किसी को राइल्स ट्यूब के द्वारा फीड करा रहे होते हैं। तो इसका जो शुगर होता है वो रैंडम माना जाता है। तो हॉस्पिटल की जो ये शुगर होती है, जो चेकअप होती है, वो रैंडम शुगर एक तरह से मानी जाती है। अगर उसको ड्रिप चल रही है, राइल्स ट्यूब में से फूड जा रहा है और बार बार इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, और जो है 150 शुगर को जो है एक बेस बना करके चलना चाहिए कि मतलब हॉस्पिटल्स की शुगर को। तो दूसरा एक प्रोसेस है स्लाइडिंग स्केल मेथड, जिससे हम आगे शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारी शुगर की वैल्यू अप टू 150 है तो इंसुलिन नहीं देंगे, 150 के अनुसार है तो कोई इंसुलिन नहीं देंगे। और अगर 150 से ऊपर है, 200 तक है, तो उसे 1.5 यूनिट या 3 यूनिट दे सकते हैं, देंगे इंसुलिन। और अगर 200 से 250 है तो 5 यूनिट उसको देंगे, और 250 से 300 है तो 7 यूनिट इंसुलिन देंगे, और 300 से 350 है तो 8 यूनिट इंसुलिन देंगे। उससे भी ज़्यादा है तो 10 यूनिट इंसुलिन लगा देंगे। हर आदमी का अलग अलग बॉडी फंक्शन होता है, तो किसी को 4-5 यूनिट से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी को यही 4-5 यूनिट देने भर से हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट को इंसुलिन दे दिया हमने और वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण उसमें दिखेंगे? उसकी खाल ठंडी होने लगेगी, रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाएगा, ब्रीथिंग उसका सॉलो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कॉन्शियसनेस उसकी कम हो जाएगी, कॉन्शियस नहीं रहेगा, पल्स थ्रेडी हो जाएगी, उसकी चैतन्यता उसकी कम हो जाएगी, मतलब मरीज जो है वो डाउन होने लगेगा। मतलब अभी पेशेंट आया और उसकी शुगर ज़्यादा थी तो उसको हमने इंसुलिन लगाई, फिर टेस्ट करेंगे शुगर उसका, तो क्या आया? 80-90 आता है। अगर 70-40 आता है, मतलब क्या है, तुरंत उसको इंसुलिन बंद करेंगे और 25% ग्लूकोज लगाना पड़ेगा उसको उस समय पे। और एक इंजेक्शन आप हमेशा एक ग्लूकागॉन का रखे रहें, जो कि इंट्रामस्कुलर देते हैं, या फिर IS एक्सिस नहीं मिलता उस समय पे तो क्या कहते हैं उसको, ग्लूकागॉन जो है पेशेंट के पास हमेशा एक होना चाहिए। मरीज को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो अगर घर में वो इंसुलिन ले रहा है तो उसको पेशेंट को ये भी बताना है कि हमेशा आप अपने साथ एक ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन खरीद कर जरूर रखिए। कभी भी अगर ऐसा हो कि पेशेंट बेहोश हो गया, उसका दिमाग भी डैमेज हो सकता है, अगर उसको का शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो बेहोश हो गया और उसका दिमाग भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे आदमी को इंसुलिन अगर दे रहे हैं रेगुलर तो एक ग्लूकागॉन का इंजेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप इंसुलिन दे दिए हैं तो कहीं उसका शुगर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, तो साइड में कहीं भी पेट में या पैर में एक ग्लूकागॉन इंजेक्शन दे दें। उससे क्या होगा, उसकी शुगर जो बहुत ज़्यादा कम हो रही हुई तो वो बैलेंस कर लेगा दोनों इंजेक्शन। तो आपने देखा कि हमने कैसे हाइपो को डायग्नोज किया और कैसे हाइपर को डायग्नोज किया। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आप हाइपर ग्लाइसीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।